हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 11 की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे। चलिए बच्चों, आज की केमिस्ट्री क्लास शुरुआत करते हैं। और आज हमारा जो चैप्टर है रासायनिक साम्य तथा आयनिक साम्य, इस चैप्टर में एक ऐसे टॉपिक को लेके आए हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लासातेलिये नियम क्या है, लासातेलिये का सिद्धांत क्या है। आज इसको हम कंप्लीट जो है अच्छे से जानने वाले हैं। अभी तक आप लोगों ने याद नहीं किया है तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देखना अभी आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं आज की क्लास और देखते हैं लासातेलिये नियम होता क्या है। बस ध्यान दीजिए, अभी तुरंत तैयार हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, लासातेलिये नियम को देख लेते हैं। लासातेलिये नियम कह सकते हैं या लासातेलिये का सिद्धांत कह सकते हैं। अंग्रेजी में लासातेलिये प्रिंसिपल कहा जाता है। तो चलिए जान लेते हैं लासातेलिये नियम क्या है। देखो, लासातेलिये नियम जानने से पहले कुछ बातें हैं, आप इसको ऐसे ही अगर आप समझ जाते हैं तब लासातेलिये नियम आप आसानी से समझ जाओगे। इसमें होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई आपको जो है किसी चीज से उठा करके मारने जा रहा हो और आप ये जान जाओ कि ये मुझे मारने आ रहा है, तो आप क्या करोगे भाई? मारने के लिए वो जो भी प्रहार आपको करेगा, जो भी आपके ऊपर जिस तरीके का बर्ताव करेगा, मारने के लिए कोशिश करेगा, आप क्या करोगे? उससे बचने का प्रभाव करोगे, यानी उससे बचने का प्रयास करोगे कि मुझे ये लगने ना पाए। भाई गोली मारेगा तो प्रयास करोगे बगलिया जाओगे, डंडे से मारेगा प्रयास करोगे हट जाओगे। तो इस तरीके से वो क्या करते हो कि आप अपना बचाव करते। बस ये जो आपकी लासातेलिये नियम है, बस ठीक इसी तरीके से यह नियम भी है। चलिए देखते हैं क्या नियम होता है। तो लासातेलिये नियम जो है, यह नियम जो है किसने दिया था भाई? अब जब आप जान ही रहे हो लासातेलिये नियम है तो लासातेलिये दिए होंगे। तो यह नियम लासातेलिये और साथ में ब्रान, एक साइंटिस्ट ब्रान थे, इन दोनों ने मिल करके जो है 1884 ईस्वी में प्रतिपादित किया था। यानी लासातेलिये नियम जो है लासातेलिये तथा ब्रान ने 1884 ईस्वी में प्रतिपादित किया था। अब यह नियम क्या कहता है? तो भाई यदि किसी साम्यावस्था, लेसन कौन सा पढ़ रहे हैं? साम्यावस्था साम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर साम्यावस्था की ही ज्यादातर बात हो रही है। तो यदि किसी साम्यावस्था में, यानी जो हमारी साम्यावस्था है, साम्यावस्था जानते हो ना, जिसमें अग्र अपक्रिया और विपरीत अपक्रिया का वेग बराबर होता है, बस उसी पर यह नियम जो है निर्भर है कि यदि किसी साम्यावस्था में ताप, दाब या सांद्रता, टेम्परेचर बढ़ाना घटाना, दाब और सांद्रता तीनों में परिवर्तन किया जाए, यदि हम किसी साम्यावस्था में ताप, दाब और सांद्रता में परिवर्तन किया जाए तो साम्य स्वतः ऐसी दिशा में अग्रसर होगा कि उस पर किए गए प्रभाव को दूर करने में सहायक। समझ में आया कि नहीं? हमने कहा नहीं कि आपके ऊपर अगर कोई हमला करता है तो आप क्या करोगे भाई? हर तरीके से उसको बचने का प्रभाव करते हैं। तो ऐसे ही ये जो साम्यावस्था होती है, यानी जब साम्यावस्था आ जाती है तो उस समय अगर उस पर हम ताप, दाब या सांद्रता में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करते हैं तो साम्य अपने आप ऐसी दिशा में अग्रसर हो जाएगा कि जो भी उस पर प्रभाव कर रहे हो वो उसको दूर करने में सहायक हो। लासातेलिये नियम कहता है। अब इसमें तीन बातें आपको जोड़ के बताना पड़ेगा, तब जाकर के लासातेलिये नियम पूर्ण होगा। तो कैसे क्या करेगा वो भाई? वो आपने कह दिया रासायनिक साम्य में किसी भी ताप, दाब, सांद्रता में परिवर्तन करते हो तो साम्य स्वतः ऐसी दिशा में अग्रसर होता है कि उस पर किए गए प्रभाव को दूर करने में सहायक हो। तो सबसे पहली बात उन्होंने ये कहा, अतः, ध्यान सुनिएगा, यही तो जानना है। अतः ताप वृद्धि से, मान लीजिए कोई टेम्परेचर बढ़ा रहा है, अगर आप ताप वृद्धि करते हो तो अभिक्रिया ऐसी दिशा में वृद्धि होती है जिससे उष्मा का शोषण हो, यानी अभिक्रिया अपने आप ऐसा बढ़ जाएगा कि जितना आप जो टेम्परेचर आप बढ़ाओगे उसकी खपत हो जाए, शोषण हो जाए। तो ताप वृद्धि से अभिक्रिया ऐसी दिशा में बढ़ती है जिससे उष्मा का शोषण हो। अगर ताप बढ़ाओगे तो उसको भी शोषित कर ले जाएगा। ठीक। दूसरी बात इन्होंने कहा, दाब वृद्धि से, मान लीजिए आप दाब में परिवर्तन करते हैं, दाब वृद्धि से तो अभिक्रिया ऐसी दिशा में बढ़ती है जिससे आयतन कम होता है। भाई दाब बढ़ाओगे तो आयतन बढ़ेगा, ये होता ही है, लेकिन अभिक्रिया अपने आप ऐसा वृद्धि करेगा कि उसका आयतन कम हो जाएगा, बढ़ने ही नहीं पाएगा। तो दूसरी कंडीशन ये हो गई, दाब वृद्धि से अभिक्रिया ऐसी दिशा में बढ़ती है जिससे उसका आयतन कम हो। और तीसरा क्या बढ़ाओगे? तीसरा आप सांद्रता बढ़ाओगे। यदि कोई बाहरी पदार्थ, बाहर से कोई पदार्थ डालते हो इसमें साम्यावस्था में, तो यदि कोई बाहरी पदार्थ अगर आप साम्यावस्था में डालते हो तो अभिक्रिया ऐसी दिशा में बढ़ती है जिससे उस पदार्थ की खपत हो, जो पदार्थ आप डाल रहे हो उसी में हजम हो जाए। तो ये तीन बातें हैं, यानी लासातेलिये तथा ब्रान ने 1884 ईस्वी में एक नियम दिया जिसे लासातेलिये नियम कहते हैं। यह नियम, इस नियम के अनुसार
कि यदि साम्यावस्था में ताप दाब या सांद्रता में परिवर्तन किया जाए तो साम्य स्वतः ऐसी दिशा में अग्रसर होता है कि उस पर किए गए प्रभाव को दूर करने में सहायक हो। अतः ताप वृद्धि से अपक्रिया ऐसी दिशा में बढ़ती है जिससे ऊष्मा का शोषण होता है। दाब वृद्धि से अपक्रिया ऐसी दिशा में बढ़ती है जिससे आयतन कम हो जाता है, और यदि कोई बाहरी पदार्थ उसमें मिलाया जाता है तो अपक्रिया ऐसी दिशा में बढ़ती है जिससे उसकी खपत हो जाए। तो ये इतनी बातें मिला करके आपका लासातेलिए नियम जो है कंप्लीट होता है। समझ में आया कि नहीं? तो ये लासातेलिए नियम है। समझ में आ गया होगा? याद हुआ कि नहीं? याद हो गया होगा। अब बात आती है लासातेलिए नियम का अनुप्रयोग, यानी किस प्रकार यह अनुप्रयोग किया जाता है, यानी कहाँ यह काम करता है। तो चलिए इसके अनुप्रयोग को भी देख लेते हैं। देखो बच्चों, अगर हम लासातेलिए नियम का अनुप्रयोग की बात करें तो इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जिसको आप जानना बहुत जरूरी है, तभी आप इसका उपयोग कर पाओगे किसी रासायनिक अपक्रिया पे। तो चलिए देखते हैं कहाँ पे कैसे इसको प्रयोग करना है। तो सबसे पहली बात आती है सांद्रता का। सबसे पहली बात आती है सांद्रता का प्रभाव, यानी किसी भी रासायनिक अपक्रिया में या साम्यावस्था में अगर हम सांद्रता का प्रभाव करते हैं, यानी सांद्रता अगर बढ़ाते हैं, यानी अभिकारकों की सांद्रता अगर आप बढ़ाते हैं तो उत्पाद अपने आप बढ़ जाएगा। तो आप कोई भी रासायनिक अपक्रिया दी गई हो, अगर आपको सांद्रता का प्रभाव बताना है तो आप सीधा सीधा बताएंगे कि इनमें अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर उत्पाद बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्पाद बढ़ जाएगा। इसमें आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है। समझ में आया नहीं? किसी भी रासायनिक अपक्रिया की सांद्रता अगर हम बढ़ाते हैं तो उत्पाद बढ़ जाएगा। पहली बात क्लियर हो गई। दूसरा आता है दाब का प्रभाव। अब दाब का प्रभाव आप रासायनिक अपक्रिया देख के ही बता पाएंगे। भाई दाब का प्रभाव कब घटता या बढ़ता है? जब रासायनिक अपक्रिया में अभिकारक या अणुओं की संख्या में परिवर्तन होता है, तभी दाब का प्रभाव जो है देखने को मिलता है। तो वही कहा गया है कि दाब का प्रभाव केवल उन्हीं अपक्रियाओं पर होता है जिनके आयतन या अणुओं की संख्या में परिवर्तन होता है। यानी जब उनके आयतन और अणुओं की संख्या में परिवर्तन किया जाता है तब उस पर दाब का प्रभाव देखने को मिलता है। तो इसमें तीन बातें दाब के प्रभाव में आएंगी। तीनों बातें आपको याद होना होगा। सबसे पहली बात यह कहा जाता है कि वह अपक्रिया जिनमें अभिकारक का आयतन उत्पाद के आयतन के बराबर होता है। भाई बहुत सारी अपक्रिया आपको ऐसे को देखने को मिलेगी जिनमें अभिकारकों का आयतन उत्पाद के आयतन के बराबर होता है। तो ऐसे में इस अपक्रिया पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब कौन सी अपक्रिया होगी? चलो देख लेते हैं। एक रासायनिक अपक्रिया, जैसे आप जानते हैं कि ये हमारी H2 है और ये I2 है। अगर आप रिवर्सिबल 2HI बताते हैं तो आप देख रहे हैं 2 मोल्स उत्पाद है, एक और एक, ये 2 मोल्स ये अभिकारक है। तो भाई अभिकारक का आयतन उत्पाद के आयतन के बराबर हुआ ना। भाई अभिकारक का आयतन उत्पाद के आयतन के बराबर है कि नहीं? भाई एक एक 2 ये हो गया और 2 ऑलरेडी उत्पादों बना है, तो दोनों बराबर हैं। तो ऐसी अपक्रियाओं पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक बात क्लियर हो गई। दूसरी बात यह है कि वह अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों का आयतन उत्पाद के आयतन से अधिक होता है, यानी जो हम अभिकारक मिलाए रहते हैं इनका आयतन उत्पाद के आयतन से अधिक होगा। तो अधिक अगर होता है तो दाब बढ़ाने पर उत्पाद बढ़ेगा। तब आप अगर दाब बढ़ाते हो तो उत्पाद बढ़ जाएगा। कौन सी अपक्रिया है इसको भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक N2 है और प्लस 3H2 है और फिर हमारा उत्पाद जो बन रहा है 2NH3 बन रहा है। आप गौर से देखिएगा, आपका उत्पाद दो पार्टिकल बन रहा है और आपने लिया कितना है? 3 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन, 4 लिए हो ना। 4 लिए हो, 2 बन रहा है, आधा बन रहा है, आपने उसका दुगना लिया है। तो ऐसी कंडीशन में जब आप दाब बढ़ाओगे तो उत्पाद अपने आप बढ़ जाएगा। यानी जब अभिकारक का आयतन उत्पाद के आयतन से अधिक होता है तो दाब बढ़ाने पर उत्पाद बढ़ जाएगा। यानी दाब बढ़ाओगे तो उत्पाद अपने आप बढ़ जाएगा। दूसरी कंडीशन समझ में आ गई। अब तीसरी कंडीशन ये है कि वह अभिक्रिया जिनमें अभिकारक का आयतन, यानी ऐसी अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों का आयतन उत्पाद के आयतन से कम होता है। भाई अभिकारक का आयतन जो है उत्पाद के आयतन से कम होता है तो दाब घटाने पर अधिक उत्पाद बनता है। यानी ऐसी अपक्रिया में दाब घटाओगे तब उत्पाद बढ़ेगा। कौन सी अपक्रिया है भैया दाब घटाने पर उत्पाद बढ़ रहा है? चलो उसको भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा PCl5 है और ये जो बनेगा PCl3 बनेगा और साथ में Cl2 बनेगा। आप ऐसे अपक्रिया को आप गौर से देखिएगा, हमारा उत्पाद जो है 2 है
और अभिकारक का आयतन 1 है। भाई PCl5 ही तो लिए हो, अब बन क्या रहा है PCl3 और Cl2 बन रहा है। भाई उत्पाद का आयतन अधिक है और अभिकारक का आयतन कम है, तो ऐसी कंडीशंस में दाब घटाओगे तो अधिक उत्पाद बनेगा। यही हमने कहा है, वह अभिक्रिया जिनमें अभिकारक का आयतन उत्पाद के आयतन से कम होता है तो दाब घटाने पर उत्पाद अधिक बढ़ेगा। यानी ऐसे अभिक्रियाओं में दाब घटाओगे तब उत्पाद बढ़ेगा। तो दाब का प्रभाव समझ में आ गया ना। अगर दोनों बराबर होगा तो दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अभिकारक का आयतन उत्पाद से ज्यादा होगा, दाब बढ़ाओगे। भाई अभिकारक जब ज्यादा मिलाए हो तो दाब बढ़ाओगे तभी उत्पाद बढ़ेगा। अगर अभिकारक का आयतन उत्पाद से कम है तो दाब घटाओगे तब उत्पाद बढ़ेगा। समझ में आ गया। अब तीसरी बात जो आती है वो आपका आता है ताप का प्रभाव। यानी भाई अभिक्रिया पर ताप का प्रभाव कैसे देखोगे, तो इसके लिए दो कंडीशंस हैं। आपको पहले अभिक्रिया देख करके पता लगाना पड़ेगा कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। अगर अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है तो उसके लिए आप अलग बताओगे और ऊष्माशोषी है तो उसके लिए अलग बताओगे। कैसे बताओगे? देखो भाई ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया पहचानने के लिए वो प्लस में लिखा होगा। यानी जहां जब हमारा प्रोडक्ट बनेगा तो उसमें प्लस लगा करके ऊर्जा लिखा होगा, उसमें लिखा होगा, तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती हो तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ताप घटाने पर उत्पाद बढ़ता है। अरे वो पहले वो ऊष्मा दे रहा है तो आपको ऊष्मा कम करना पड़ेगा तब उत्पाद बढ़ेगा। तो ताप घटाने पर अभिक्रिया उत्पाद बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई दिया गया हो A+B रिवर्सिबल C और प्लस लिखा हो प्लस ऊर्जा, ऐसे रिएक्शन दिया गया हो तो जब प्लस लगा होगा तो इसका मतलब ऊर्जा निकल रहा है। तो ऐसे अभिक्रिया में जो है आपको ताप घटाना पड़ेगा तभी उत्पाद बढ़ेगा। समझ में आ गया? अब अगर ऊष्माशोषी अभिक्रिया है यानी जो माइनस में लिखा होता है तो उस अभिक्रिया में भाई खुद ही कम है। माइनस का मतलब क्या हुआ, वो उसमें दिया जा रहा है, हम एनर्जी खुद दे रहे हैं अभिक्रिया में, तो जितना एनर्जी देंगे उतना उत्पाद बढ़ेगा, तब ताप बढ़ाने पर उत्पाद बढ़ता है। जैसे मान लो भाई हमारे पास A+B है, अब आपने रिएक्शन C बना और साथ माइनस ऊर्जा लिखा है, माइनस ऊर्जा। तो ऐसी कंडीशन में ये माइनस है ना, इसका मतलब इधर लगाया गया, तो जितना ज्यादा ऊर्जा दोगे उतना ज्यादा उत्पाद बढ़ेगा। तो समझ में आया कि किस प्रकार से अनुप्रयोग लासाते नियम का किया जाता है। अब कोई भी रिएक्शन अगर दिया जाएगा तो सबसे पहले रिएक्शन को देख लो तो और इनमें से जो बातें पालन करती हो उसी को आपको लिखना। समझ में आ गया ना? तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।